जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में मौर्य काल के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद में सम्राट अशोक की विशेष रूप से राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और उसके बाद उत्तर मौर्य काल में जो शासक हुए उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज हम मौर्य काल के संदर्भ में ही एक प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो है मौर्य प्रशासन से संबंधित। यह प्रश्न 2016-17 में जब आरबीएससी का सिलेबस लागू हुआ था, उस समय पहली बार यह प्रश्न 4 नंबर का इस लेसन से आया। प्रश्न था मौर्य प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये इस पाठ में 4 नंबर का एक प्रश्न बनता है। हम इस मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य प्रशासन की कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत मौर्य प्रशासन जो था इसके अंदर केंद्रीकृत प्रशासन इसकी एक विशेषता थी। सबसे पहले मौर्य प्रशासन को हम केंद्रीय प्रशासन के रूप में पढ़ेंगे कि आखिर इस मौर्य प्रशासन के अंदर केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी आते थे, साथ ही इस केंद्रीकृत या केंद्रीय प्रशासन की क्या विशेषता रही। तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन की एक विशेषता थी, पहली विशेषता थी कि यह एक केंद्रीकृत प्रशासन था या केंद्रीकृत प्रबुद्ध शासन था। केंद्रीकृत प्रशासन से तात्पर्य है एक ही व्यक्ति अथवा एक ही संस्था के अधिकार क्षेत्र का प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन कहलाता है। और केंद्रीकृत प्रशासन की जो विशेषता होती है वह है राजतंत्रात्मक प्रशासन। राजतंत्रात्मक प्रशासन, इससे तात्पर्य है राजा का शासन, अर्थात राजा ही सभी प्रकार की शक्तियों का स्वामी होता था, राजा ही सभी प्रकार की शक्तियों का या राजा ही सभी प्रकार के प्रशासन का एक केंद्र बिंदु होता था। राजा से ही अन्य लोगों को शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन अंतिम शक्ति राजा के ही पास में होती थी। राजतंत्रात्मक प्रशासन और केंद्रीकृत प्रशासन की एक विशेषता और होती है कि राजा को देवीय अधिकार प्राप्त होते हैं। देवीय अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात राज्य में राजा को देवता के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह किसी भी राज्य के प्रशासन की एक सर्वोच्च केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो मौर्य प्रशासन की कुछ विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं कि मौर्य प्रशासन एक प्रकार का केंद्रीकृत प्रशासन था, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस केंद्रीकृत मौर्य प्रशासन में राजा के पास में देवीय अधिकार होते थे, अर्थात वही सभी प्रकार की शक्तियों का केंद्र होता था। इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत मौर्य जो राजा थे वो उपाधियां धारण करते थे। हमने पढ़ा था मौर्य राजा कुछ उपाधियां धारण करते थे, जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो राजा था वो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था। जैसे सम्राट अशोक ने देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। दोनों ही उपाधियों से अर्थ निकलता है देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय, अर्थात मौर्यकालीन जो प्रशासन था
किस प्रकार का प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं थी, कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो सभी प्रकार की शक्तियों का स्वामी था वो कौन होता था, राजा। और राजा ही सभी प्रकार की शक्तियों का केंद्र बिंदु होता था, वही सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को शक्तियां देता था और उनसे शक्तियां वापस लेता था, उनकी नियुक्ति भी वही करता था, उन पर नियंत्रण भी वही करता था और उन पर निगरानी का कार्य भी वही करता था। यहाँ तक कि मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत जो राजा था उसको कुछ देवीय अधिकार भी प्राप्त थे, देवताओं के समान अधिकार प्राप्त थे। इसलिए मौर्य राजाओं ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, देवानाम प्रिय और देवानाम पिय दसी। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य राजा के पास में जो शक्तियां थी, चाहे वो न्यायिक शक्तियां हो, चाहे वो प्रशासनिक शक्तियां हो, चाहे वो दीवानी शक्तियां हो, और चाहे वो सैन्य शक्तियां हों, सभी प्रकार की शक्तियों का स्वामी कौन होता था, मौर्यकालीन राजा। न्यायिक, न्याय संबंधी शक्तियां, प्रशासन संबंधी शक्तियां, दीवानी अर्थात अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र संबंधी शक्तियां, और सैन्य संबंधी शक्तियां, सभी प्रकार के शक्तियों का स्वामी कौन होता था, राजा। जैसे आज के इस वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में अगर न्यायिक सर्वोच्चता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, प्रशासनिक सैन्य शक्ति की बात करें तो देश का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, तीनों सेनाओं का प्रमुख कहलाता है। इसी प्रकार दीवानी शक्तियां, वित्त मंत्री, ये भारत की जो प्रशासन की हम बात करें, भारत में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था का एक स्वरूप है। लेकिन हम मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें राजा के पास में सभी प्रकार की शक्तियां हुआ करती थी। वह शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था। हम इसको 4 पॉइंटों में पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और कुछ अन्य विशिष्ट शक्तियां। तो हम इसमें सबसे पहला बिंदु पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का सबसे बड़ा जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजा के पास में देवीय अधिकार थे। देवीय अधिकारों के अंतर्गत इस बात का ये प्रमाण मिलता है कि मौर्य काल में केंद्रीकृत प्रशासन था। इसका प्रमाण हमें इन 2 उपाधियों से मिलता है जो मौर्य राजाओं ने धारण की। उन जो मौर्यकालीन शासक थे वो न्यायिक, प्रशासनिक, दीवानी व सैन्य सभी प्रकार की शक्तियों के केंद्र बिंदु थे। हम ये कह सकते हैं कि मौर्यकालीन जो राजा था वह न्याय का अंतिम बिंदु होता था। मतलब अंतिम न्याय कौन करता था, मौर्यकालीन राजा। इसके अलावा दूसरी केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मौर्य काल की विशेषता रही विस्तृत नौकरशाही। मौर्य काल में प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नौकरशाही राजा की सहायता के लिए हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। तो ये इसका दूसरा हो गया। केंद्रीय प्रशासन में पहला बिंदु हो गया राजा, दूसरा हो गया विस्तृत नौकरशाही। तीसरा पॉइंट है परिसमंत्रिण। परिसमंत्रिण, मौर्य काल में राजा की सहायता के लिए अनेक प्रकार के मंत्री कार्यरत थे, जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन की मंत्री परिषद को केंद्रीय प्रशासन की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, परिसमंत्रिण कहा जाता था।
तो जिस प्रकार आज भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए देश की संसद के अंग लोकसभा में मंत्रियों का एक समूह होता है, उस मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। इसी प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए जो मंत्रियों का जो समूह होता था या जो मंत्री परिषद होती थी, उस मंत्री परिषद को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? परिषा मंत्रिणय के नाम से जाना जाता था। और ये जो मंत्री थे, मौर्य काल में राजा के द्वारा मुख्यमंत्री, पुरोहित और इसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनके चरित्र को भली भांति जांच के बाद में की जाती थी। इस परीक्षा को या इस चयन प्रक्रिया को उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। उपधा परीक्षण। जैसा कि हमने पढ़ा, राजा सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु होता था, उसके द्वारा जो परिषा मंत्रिण थी, उसके मंत्रियों की, उसके जो सहयोगी मंत्री थे, जो उसके प्रशासन में सहयोग करते थे, उसकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। तो मौर्य काल में राजा के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? उपधा परीक्षण। अर्थात एक तरह से जो मौर्य काल में जो परिषा मंत्रिण थी, इन परिषा मंत्रिण के समूह के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा की जाती थी। और राजा इन मंत्रियों को नियुक्त करता था किसके माध्यम से? उनके चरित्र की भली भांति जांच करके, उनके चरित्र की भली भांति जांच करके परिषा मंत्रिण के जो मंत्री थे उनकी नियुक्ति मौर्यकालीन राजा के द्वारा की जाती थी। और इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता था? उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार इस परिषा मंत्रिण में विभिन्न प्रकार के जो विभाग थे, विभिन्न प्रकार के जो विभाग थे, उन विभागों का बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाता था? राजा के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मौर्य काल में कुछ अधिकारी होते थे। इसके अलावा हमने पिछली कक्षा में पढ़ाई था कि महामात्र नामक एक अधिकारी मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत नियुक्त किया गया, जिसकी नियुक्ति पहली बार सम्राट अशोक के द्वारा की गई। यह भी एक केंद्रीय मंत्री की भांति ही कार्य करता था। इसका प्रमुख कार्य, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, कि धर्म का विस्तार हो, धर्म का अनुसरण जनता के द्वारा किया जाए, इसके लिए महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा की गई। इसके अलावा परिषा मंत्रिण या केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अन्य अनेक अधिकारी भी शामिल थे, जिन अधिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन अधिकारियों के संदर्भ में 1 नंबर के प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं, जैसे समाहर्ता है या फिर सन्निधाता। ये सबसे 2 महत्वपूर्ण राजा के सहयोगी मंत्री हुआ करते थे। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। जैसे राजा का सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोगी मंत्री के रूप में कार्य करता था, वो था सन्निधाता। जो कि मौर्य काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों को गृह और अन्नागार बनाने का कार्य करता था। मतलब ये वर्तमान गृह मंत्री की तरह कार्य करता था। ये मौर्यकालीन गृह मंत्री था और साथ ही यह अन्नागार या भंडार गृह का प्रमुख होता था।
दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था समाहर्ता। समाहर्ता जो है मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने का कार्य के साथ साथ आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। राजस्व प्रमुख भी इसको कह सकते हैं और आय व्यय का लेखा जोखा। ये दो जो मंत्री थे, ये दो मंत्री आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के मौर्यकालीन प्रशासन में से एक प्रश्न पूछ सकता है कि सन्निधाता से क्या तात्पर्य है। सन्निधाता से क्या तात्पर्य है? मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा की होती थी, जो गृह मंत्री की भूमिका निभाता था, भंडार गृह का निर्माण करवाता था। भंडार गृह मतलब अन्नागार। अन्नागार जैसे आज भारत का कृषि मंत्री विविध प्रकार की कृषियों का या कृषि उत्पादों का भंडार करता है, फिर उसके बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दरों पर उसे गरीब व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार गृह मंत्री और कृषि मंत्री का कार्य मौर्य काल में सन्निधाता करता था। तो सन्निधाता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में एक प्रमुख मंत्री जिसका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित था, उस अधिकारी को सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार समाहर्ता का एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो समाहर्ता से क्या तात्पर्य है? मौर्यकालीन प्रशासन में वह अधिकारी जो राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और साथ ही राज्य का आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, उसे समाहर्ता कहते थे। तो ये एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन्निधाता से क्या तात्पर्य है? मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत जो राज्य का गृह मंत्री हुआ करता था और साथ ही जो भंडार गृहों का निर्माण या अन्नागारों का निर्माण करवाता था, वह अधिकारी सन्निधाता कहलाता था। और मौर्यकालीन प्रशासन में वह अधिकारी जो राजस्व का प्रमुख होता था और साथ ही राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, उसे क्या कहते थे? समाहर्ता। एक पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ाई महामात्र, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ाई था। मौर्यकालीन प्रशासन में सम्राट अशोक के द्वारा एक नया पद सृजित किया गया जिसका प्रमुख कार्य धम्म को विस्तार देना और साथ ही जनता, धम्म को विस्तार देना, साथ ही धम्म का अनुसरण जनता के द्वारा किया जा रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मौर्यकालीन मंत्री परिषद, जिसे परिषा मंत्रिण के नाम से जाना जाता था, ये कुछ अधिकारी थे। इसके अलावा मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जैसे सेनापति, पुरोहित, सेनापति, पुरोहित, कुमार, ये मौर्यकालीन प्रशासन में राजा का सहयोग करते थे। साथ ही अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, जिसका लेखक कौन था? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु पंडित विष्णु शर्मा अर्थात चाणक्य। तो इसके अनुसार मौर्यकालीन प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में लगभग 26 विभाग थे। कितने विभाग थे? 26 विभाग थे। और इन 26 विभागों को संभालने के लिए मौर्यकालीन प्रशासन में परिषा मंत्रिण के कितने सदस्य राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे? उनकी संख्या थी 18। और इन मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ। ये प्रश्न भी एक नंबर का आ सकता है। मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र में यह शब्द उल्लेखित है और यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मौर्यकालीन मंत्रियों के लिए। तो तीर्थ अगर प्रश्न आता है तो क्या बताएंगे? मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत
जो परिसा मंत्रिण के सदस्य हुआ करते थे उनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और इनकी संख्या, तीर्थ की संख्या कितनी हुआ करती थी? 18। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी, कुछ तीर्थ के नाम भी पढ़े। इसके अलावा जैसे अनेक तीर्थ हुआ करते थे। इन तीर्थों के अलावा राजा के सहयोग के लिए जो प्रमुख अधिकारी थे वो अधिकारी कौन कौन थे? सन्निदाता, समाहर्ता, महामात्र, सेनापति, पुरोहित और कुमार। इसके अलावा विभागों के जो अध्यक्ष थे वो भी हुआ करते थे। जैसे भूमि से संबंधित अध्यक्ष जो है वो व्यापार से संबंधित अध्यक्ष पन्याध्यक्ष कहलाता था। बूचड़ खाने का अध्यक्ष सूनाध्यक्ष कहलाता था। तो इन मंत्रियों के अलावा कुछ विभाग के अध्यक्ष होते थे। जैसे भूमि से संबंधित अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। तो ये हो गया केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में हमने पढ़ा कि मौर्यकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक प्रशासन था, केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसके अंतर्गत राजाओं को देवी अधिकार प्राप्त थे। साथ ही राजा को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त थी। वह प्रशासन, न्याय, सैन्य सभी प्रकार की शक्तियों का प्रमुख था। साथ ही साथ मौर्यकालीन राजा के सहयोग हेतु एक मंत्री परिषद होती थी जिसे परिसा मंत्रिण कहा जाता था। परिसा मंत्रिण के सदस्यों का भली प्रकार से उनके चरित्र की जांच करके और राजा के द्वारा उनको नियुक्ति दी जाती थी। इस प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। इसके अलावा कुछ परिसा मंत्रिण के कुछ मंत्रियों के बारे में हमने पढ़ा। सन्निदाता, जिसका प्रमुख कार्य आंतरिक सुरक्षा और भंडार कक्ष का निर्माण करना। समाहर्ता राजस्व का प्रमुख होता था, जैसे आज वित्त मंत्री कार्य करता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था राज्य का। महामात्र की नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा की गई। तो ये केंद्रीय प्रशासन का एक प्रमुख मंत्री था जिसका प्रमुख कार्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए धम्म का विस्तार करना और धम्म का अनुसरण जनता कर रही है या नहीं, इसकी निगरानी रखना। इसके अलावा सेनापति, पुरोहित और कुमार प्रमुख मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी होते थे। कुछ विभागों के अध्यक्ष होते थे जिसमें से कुछ हमने पढ़े। व्यापार से संबंधित जो अध्यक्ष था वो पन्याध्यक्ष कहलाता था। बूचड़ खाने का अध्यक्ष सूनाध्यक्ष कहलाता था। भूमि का सीता अध्यक्ष कहलाता था। आपकी पुस्तक में बहुत सारे विभागों के अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको केंद्रीय प्रशासन में सिर्फ और सिर्फ 6 ये मंत्री और इन 3 अध्यक्षों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन तो प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जो प्रांत का प्रमुख होता था उसे प्रांतपति या कुमार के नाम से जाना जाता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन में प्रांतों की व्यवस्था कौन देखता था? प्रांतपति या प्रांतपति कुमार के अलावा इसको आर्यपुत्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यपुत्र। मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत मौर्यकालीन साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें पहला प्रांत था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था
अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। चौथा था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और पांचवा प्रांत था मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन को 5 प्रांतों में विभक्त किया गया था। ये 2 चीजें आपको प्रांतीय प्रशासन में पढ़नी है। मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत प्रांत का मुखिया प्रांतपति, कुमार या आर्यपुत्र के नाम से जाना जाता था। मौर्यकालीन साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा जो प्रांत था वो था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। चौथा था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और पांचवा था मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। वैसे मौर्य काल की जो केंद्रीय राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार आपका ये प्रांतीय प्रशासन भी पूरा हो चुका है। फिर है प्रांतीय प्रशासन के बाद में स्थानीय प्रशासन, जिसके अंतर्गत मौर्य काल में जो जिला स्तर का प्रशासन है, नगरीय प्रशासन है और साथ ही ग्राम जो प्रशासन है, उन सब को हम एक जगह पढ़ेंगे। वैसे हम स्थानीय प्रशासन को 2 भागों में भी बांट सकते हैं, जिला प्रशासन व ग्राम प्रशासन, लेकिन हम इसे एक ही जगह पढ़ेंगे। तीसरा है स्थानीय प्रशासन। मौर्य काल जो थे, मौर्य काल में या मौर्यकालीन प्रशासन में जो प्रांत थे वो विषयों के रूप में विभाजित थे। किसके रूप में विभाजित थे? विषय के रूप में विभाजित थे। जिस प्रकार प्रांत के मुखिया को प्रांतपति या आर्यपुत्र या कुमार के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार विषय नामक इकाई जो प्रशासनिक इकाई थी, उसका मुखिया क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। इसी प्रकार विषय जो थे, वर्तमान जैसे जिले हैं और प्रदेश हैं, प्रदेशों वर्तमान में प्रांत कहा जाता है, प्रशासनिक इकाई। वर्तमान प्रांतीय इकाइयों को या प्रादेशिक इकाइयों को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? बिल्कुल प्रांत। और जिला प्रशासनिक इकाइयों को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? विषय, जिसका मुखिया कौन होता था? विषयपति। इसके अलावा मौर्य काल में जो विषयपति होता था, उसकी सहायता के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी और होता था, जिसे स्थानिक के नाम से जाना जाता था। और जो मौर्यकालीन प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। क्या थी? मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसके मुखिया को गोप के नाम से जाना जाता था। 10 गांवों के समूह को, 10 गांवों के समूह का मुखिया होता था गोप। वैसे गांवों को भी अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे स्थानिक, या फिर स्थानिक गांवों की भी एक इकाई थी खारपाटिक। ये कुछ इकाइयां थी, लेकिन हम यहाँ पर ग्राम सबसे छोटी इकाई पढ़ेंगे। और 10 गांवों का जो समूह का जो मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था? गोप, जो कि मौर्यकालीन प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी होता था। और साथ ही प्रदेष्टि नामक अधिकारी जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। तो ग्रामीण स्तर का एक अधिकारी गोप के अलावा
प्रदेश्री नामक अधिकारी भी होता था। तो इस प्रकार ये मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत ये कुछ अधिकारी थे। साथ ही नगर प्रशासन के अंतर्गत नगर का स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नगर प्रशासन, मौर्यकालीन साम्राज्य में या मौर्यकालीन प्रशासन में नगरों की, नगर कौन कौन से, वो 5 जो नगर हमने पढ़े, जो 5 प्रांतों की राजधानियां थी, इन नगरों की व्यवस्था देखने का कार्य जो है एक 30 सदस्यीय समिति, 30 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता था, जिसमें 6 उप समितियां होती थी और इन 6 उप समितियों में प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज ने यह जानकारी दी है नगर प्रशासन की कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन प्रशासन, नगर प्रशासन का प्रबंध 30 सदस्यों के एक मंडल के द्वारा किया जाता था और यह मंडल 30 सदस्यीय मंडल के द्वारा किया जाता था और यह मंडल कितनी समितियों में विभाजित था? 6 समितियों में विभाजित था। 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। इसके बाद में मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। तो मौर्य काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वह भी 30 सदस्यीय मंडल के द्वारा की जाती थी, जिसमें 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति के अंदर कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। ये जो समितियां थी ये इसमें 5 सदस्य होते थे और मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत 5 प्रकार की सेना का उल्लेख मिलता है, जिसमें है पैदल, घुड़सवार, रथ, गज, और नौसेना। नौसेना तो 5 समितियां इन 5 प्रकार की मौर्यकालीन सेनाओं की व्यवस्था देखती थी और 6ठी समिति जो थी वो सभी सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई। इस प्रकार सैन्य व्यवस्था कि मौर्यकालीन जो प्रशासन के अंतर्गत जो सैन्य व्यवस्था है वह 30 सदस्यीय मंडल के द्वारा देखी जाती थी। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये इन 6 समितियों में से 5 प्रकार की सेनाओं के साथ जो 6ठी समिति होती थी वह सभी सेनाओं की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए बनाई गई थी। मौर्य काल में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने वाला जो प्रशासनिक अधिकारी था वह अंतपाल कहलाता था। मौर्य काल में सैनिकों की या मौर्यकालीन सेना की आवश्यकता को पूरा करने वाला, उसका प्रबंधन करने वाला अंतपाल कहलाता था। इसी प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन में सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें यह जानकारी मिलती है, जो जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से देखने को मिलती है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्तिशाली सेना, जिसमें 6 लाख सैनिक थे, उस 6 लाख सैनिकों के समूह से उसने संपूर्ण यूनान को रौंद डाला, अर्थात यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को
हरा दिया, जिसमें उसके पास में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे और 8,800 रथों की उसकी एक सुसज्जित सेना थी। तो ये उसकी सैन्य व्यवस्था से संबंधित जानकारी है कि सैन्य व्यवस्था का प्रधान अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सैन्य व्यवस्था का प्रबंधन 30 सदस्यीय मंडल के द्वारा किया जाता था। यह 30 सदस्यीय जो मंडल था वो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इस मंडल की 5 समितियां मौर्य काल की अलग अलग 5 सेनाओं का प्रबंधन देखती थी, जबकि छठी जो समिति है वह सभी प्रकार की सेनाओं के लिए उत्तरदायी थी। अब हम पढ़ेंगे न्याय प्रशासन। इसी पॉइंट के अंतर्गत न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था मौर्यकालीन प्रशासन की न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। पहला था धर्म स्थलीय न्यायालय और दूसरा था कंटक शोधक न्यायालय। धर्म स्थलीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे? 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। पहला था धर्म स्थलीय न्यायालय और दूसरा था कंटक शोधक न्यायालय। धर्म स्थलीय न्यायालय में कुल 6 न्यायाधीश हुआ करते थे और धर्म स्थलीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? 6। और यह एक दीवानी न्यायालय हुआ करता था। धर्म स्थलीय न्यायालय में दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती थी। दीवानी न्यायालय अर्थात अर्थ से संबंधित मुद्दों की सुनवाई यहाँ पर होती थी। कितने न्यायाधीश थे? 6 न्यायाधीश थे। 6 न्यायाधीश थे। धर्मस्थलीय न्यायालय में मौर्य काल में चोरी करने, डकैती और लूट के मामलों की सुनवाई किस न्यायालय में की जाती थी? धर्मस्थलीय न्यायालय में की जाती थी। तो मौर्य काल में चोरी करने, डकैती और लूट के मामलों की सुनवाई धर्मस्थलीय न्यायालय में की जाती थी और इस प्रकार के जो मुद्दे थे या जो अपराध थे वो साहस कहलाते थे। तो मौर्यकालीन न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला था धर्मस्थलीय न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। इसमें कुल 6 न्यायाधीश थे और धर्मस्थलीय न्यायालय में सुनवाई वाले जो मुद्दे थे चोरी डकैती से संबंधित, उन मुद्दों को क्या कहा जाता था? साहस कहा जाता था। इसके अलावा मौर्य काल में कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामलों को वाक पौरुष्य या दंड पौरुष्य भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से साहस और वाक पौरुष्य नामक अपराधों की सुनवाई कौन से न्यायालय में की जाती थी? धर्मस्थलीय न्यायालय में की जाती थी। कंटक शोधक न्यायालय दूसरा, ये फौजदारी अदालतें थी। ये फौजदारी अदालत थी। इसमें भी कुल 6 न्यायाधीश हुआ करते थे। इसमें
6 न्यायाधीश हुआ करते थे। साथ ही नगर न्यायाधीश को, जो प्रशासनिक इकाइयों के रूप में भी कुछ न्यायालय स्थापित किए गए थे, नगरों में स्थापित न्यायालय, नगरों में स्थित न्यायालय, नगरों में स्थित न्यायालय के मुखिया को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। व्यवहारिक महामात्र। साथ ही जनपदों में जो न्यायालय थे, जनपदों में जो न्यायालय थे, उन्हें जनपद में स्थित न्यायालयों में राजुक नामक अधिकारी होता था। वैसे प्रांतीय प्रशासन में भी हमने 3 अधिकारियों के बारे में पढ़ा था, राजुक, युक्त व प्रादेशिक। इनकी नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा धर्म के विस्तार के लिए की गई थी कि इनका प्रमुख कार्य था प्रति 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करना। तो इस प्रकार ये कुछ मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत कुछ अधिकारी थे। साथ ही मौर्यकालीन समाज की अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन समाज अर्थशास्त्र के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें मौर्यकालीन समाज, ये इसी का एक पॉइंट है कि समाज मौर्यकालीन समाज कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा था शूद्र। और इन 4 वर्णों के अलावा कुछ उपजातियां भी, जो कि मुख्य रूप से उनकी आर्थिक क्रिया के आधार पर बांटी गई थी, जिसमें निषाद, पाराशव, रथकार, वेदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज की इंडिका में भी भारतीय समाज का 7 जातियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। तो मौर्यकालीन समाज के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि मौर्यकालीन समाज अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य की पुस्तक थी, उसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में 4 वर्ण थे और इसके अलावा कुछ आर्थिक क्रियाओं पर आधारित कुछ उपजातियां थी। इसी प्रकार मेगस्थनीज, कौन था मेगस्थनीज, पढ़ा था आपने, यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया? 7 वर्णों में विभाजित किया। साथ ही समाज की स्थिति के अंतर्गत स्त्रियां, तो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। हमें चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षिका के रूप में मौर्यकालीन सेना में स्त्रियों की भर्ती का या स्त्रियों की एक सेना का भी चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षिका के रूप में उल्लेख मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। तो इस प्रकार हमने मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में जानकारी हासिल की। अगली कक्षा में हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हमने मौर्य वंश के बाद में जो है शुरुआत कर दी थी कि 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति और मंत्री पुष्यमित्र शुंग किस प्रकार मगध का शासक बना और उसने शुंग वंश की स्थापना की। ये प्रश्न लंबा जरूर है, मैंने थोड़ा लंबा पढ़ा है इसको, आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी पढ़ सकते हैं। 4 पॉइंटों के आधार पर हमने इसको पढ़ा है। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मौर्यकालीन राजा की जो शक्तियां थी उसके बारे में पढ़ा। मौर्यकालीन राजा के सहयोग के लिए जो मंत्री होते थे उसे परिसा मंत्रिण के नाम से जाना जाता था। उनकी नियुक्ति उपदा परीक्षण के नाम से जानी जाती थी। फिर कुछ प्रमुख मंत्रियों के नाम पढ़े। इसके अलावा मौर्य काल में 26
विभाग हुआ करते थे, उन विभागों के अध्यक्ष के बारे में हमने 3 प्रमुख अध्यक्षों के बारे में पढ़ा। आपकी पुस्तक में बहुत सारे अध्यक्षों के उल्लेख किया गया है, लेकिन इतना विस्तार से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने प्रांतीय जो प्रशासन है और नगर प्रशासन जो है और साथ ही सैन्य प्रशासन और धर्म प्रशासन, इसको थोड़ा विस्तार से, पुस्तक से भी ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया है। और ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज से 3 साल पहले 2016-17 में 4 नंबर का ये प्रश्न आ चुका है। इस दृष्टिकोण से भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूरी कक्षा में हमने इसको पढ़ा। एक बार आप किताब से इसको और पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, लर्न करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर महेश जी, सर तो कक्षा 10th के ही छात्रों पर विशेष रूप से क्लास ऑनलाइन बना रहे हैं, 9th कक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, RBSC का जो पाठ्यक्रम है वो आपके चेंज होने वाला है। अब आपके NCERT का सिलेबस लागू हो जाएगा और इस NCERT की सिलेबस में आपकी सोशल साइंस की 4 पुस्तकें होंगी, जिसमें इतिहास की एक पुस्तक है हमारा अतीत भाग 1, जो कि आपके शुरू होने वाली है। उसका पहला जो लेसन है वो है फ्रांस की राज्य क्रांति। तो इस फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में हम मौलिक रूप से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्रांति शब्द के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्रांति, देखिए, क्रांति शब्द से तात्पर्य कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति से इसका आशय नहीं निकलता है। क्रांति शब्द का जो अर्थ है वो होता है वैचारिक परिवर्तन। वैचारिक परिवर्तन के इतिहास में अगर हम अलग अलग समय पर उठाकर देखें तो अलग अलग समय में अलग अलग विश्व के भागों में क्रांति का उल्लेख मिलता है। जैसे अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो इन क्रांतियों से तात्पर्य लड़ाई झगड़ा या हिंसात्मक घटनाओं से नहीं, अपितु उस वैचारिक परिवर्तन से है जिसमें तत्कालीन समाज के लोगों में कुछ वैचारिक परिवर्तन देखने को मिले। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद हमने अतिथि की तरह उनका स्वागत किया। उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयों ने भरपूर सहयोग दिया और वो भारत में मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए भारतीयों का ही शोषण करना शुरू कर दिया, भारतीयों पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति जन जागरण हुआ, उनके शोषण के विरुद्ध आवाज उठने लगी, उनके व्यक्तित्व के विरुद्ध विचार परिवर्तन हुआ। तो प्रारंभ में हमने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों ने अपना समझा, अतिथि माना, लेकिन जब वो घर में घुसा हुआ अतिथि ही हमें लूटने लगा, हमें मारने लगा, हमारे विरुद्ध हिंसा करने लगा और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा, तो हम 1857 ईस्वी में भारतीय जनता का जागरण हुआ और हमने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। वही वैचारिक परिवर्तन 1857 का ज्वालामुखी के रूप में विस्फोटित हुआ। तो क्रांति शब्द का एकदम आसान अर्थ है, क्रांति से आप क्या समझते हैं? किसी समाज में
या किसी तत्कालीन समाज में अपने प्रशासन, अपने धर्म, अपनी विचारधारा आदि को लेकर आया हुआ परिवर्तन या वैचारिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? क्रांति। तो किसी समाज या किसी देश या किसी भूखंड में रहने वाले नागरिकों में प्रशासन संबंधी आया हुआ वैचारिक परिवर्तन क्या कहलाता है? क्रांति। तो जैसे हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की, सबसे पहले चर्चा फ्रांस की क्रांति। तो इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ शब्दावली पढ़नी पड़ेगी, जैसे एस्टेट जनरल, एस्टेट जनरल फ्रांस की जनप्रतिनिधि सभा। तो एस्टेट जनरल से आप क्या समझते हैं? फ्रांस की जनप्रतिनिधि सभा। दूसरा, बुर्बो, ये फ्रांस में राज करने वाले राजाओं का राजवंश था, फ्रांसीसी राजवंश था बुर्बो। लात्रे द कासे, ये फ्रांस का एक अंधा कानून था जिसमें फ्रांस के निरंकुश शासकों ने अपने राज्य में जो राजतंत्र के विरोधी तत्व थे उन्हें दबाने के लिए यह कानून लागू किया था। तो यह एक प्रकार का एक काला कानून था। लुई 16वां, लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक को लुई 16वें के नाम से जाना जाता था। मेरी एंतोवेनेंट लुई 16वें की पत्नी, फ्रांस की महारानी, फ्रांस की महारानी लुई 16वें की पत्नी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मार्सिलेस, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। रचना इसकी की थी रोजेंट द लाइल, रोजेंट दे लाइल। तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ चीजें मैंने आपको बताई है कि एस्टेट जनरल क्या थी, एक नंबर की परिभाषा बनती है। फ्रांस की जनप्रतिनिधि सभा को फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की जनप्रतिनिधि सभा को एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था। लात्रे द कासे, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के राजा
निरंकुश राजाओं ने जनता पर अंकुश लगाने के लिए जिस कानून का इस्तेमाल किया उसे किस नाम से जाना गया? लात्रे द कासे। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का निरंकुश शासक कौन था? लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की महारानी कौन थी? मैरी एंटोइनेट, जो कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, फ्रांस की महारानी थी और लुई 16वें की पत्नी थी। मार्सिलेस, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या कहलाया? मार्सिलेस, जिसकी रचना किसने की? रोजेंट दे लाइल। जैकोबिन दल, जैकोबिन दल फ्रांस के निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए 1789 में जिस दल के द्वारा फ्रांस की क्रांति का शुभारंभ किया गया, या फ्रांस की क्रांति जो कि निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए शुरू हुई, उसका जन जागरण का कार्य किस दल के द्वारा किया गया? जैकोबिन दल के द्वारा किया गया। तो फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला दल कौन सा था? जैकोबिन दल। आज के लिए इतना ही। फिर से एस्टेट जनरल, फ्रांस की जनप्रतिनिधि सभा को एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। क्रांति का अर्थ हमने पढ़ा। क्रांति का अर्थ है किसी समाज, किसी राष्ट्र में किसी राष्ट्र या किसी समाज में तत्कालीन समय में आए हुए वैचारिक परिवर्तनों को किसके प्रति? समाज, प्रशासन के प्रति, समाज के प्रति उन वैचारिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? क्रांति। किसी एक निश्चित समय में एक देश या किसी भौगोलिक क्षेत्र में समाज एवं प्रशासनिक क्षेत्र में आए हुए वैचारिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? क्रांति। एस्टेट जनरल, फ्रांस की प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि सभा को एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था। बुर्बो, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में शासन करने वाला राजवंश किस नाम से जाना गया? बुर्बो। लात्रे द कासे, फ्रांस के निरंकुश शासकों के द्वारा फ्रांस की जनता पर अंकुश लगाने के लिए जो अंधा कानून लागू किया गया उसे किस नाम से जाना गया? लात्रे द कासे। लुई 16वां, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का जो राजा शासन करता था उसका क्या नाम था? लुई 16वां। मैरी एंटोइनेट, फ्रांस की महारानी, लुई 16वें की पत्नी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। मार्सिलेस क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत मार्सिलेस कहलाता है, जिसकी रचना किस फ्रांसीसी नागरिक के द्वारा की गई? रोजेंट द लाइल। और फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो दल था उसका क्या नाम था? जैकोबिन दल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।